मेरे पसलियों में दर्द हो रहा था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जब मैं दिवाली के खाने की मेज पर बैठा, मेरी बेटी एमिली ने मुझे चेतावनी भरी नजर से देखा, फिर मेहमानों की ओर मुस्कुराई। ब्रैंडन, मेरे दामाद ने अपने गिलास में पानी भरा और जोर से कहा, मार्कस के लिए एक टोस्ट, जो अभी भी चट्टान की तरह मजबूत है, भले ही वो उस खतरनाक सीढ़ी से गिरे हों। उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ दांत ही दांत थे। लगता है कि इस बूढ़े आदमी ने अंधेरे में घूमने का सबक सीख लिया है ना? मैंने उससे मुस्कुराकर जवाब दिया, हालांकि हर सांस के साथ मेरे सीने में तेज दर्द उठ रहा था। उसे यह सोचने दो कि मैं बस एक बेवकूफ बूढ़ा हूं। उसे विश्वास दिलाने दो कि उसकी योजना काम कर गई, क्योंकि जो ब्रैंडन नहीं जानता था वह यह था कि मैं वास्तव में उन सीढ़ियों से नहीं गिरा था और मेरे पास इसका सबूत था। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे 3 हफ्ते पहले से शुरू करना चाहिए, जब यह पूरा दुस्वप्न शुरू हुआ था। मेरा नाम मार्कस थॉर्नटन है। मैं 64 साल का हूं और मैंने भारतीय पुलिस सेवा में 36 साल बिताए हैं, जिनमें से 15 साल प्रमुख अपराध इकाई में एक जासूस के रूप में थे। मैंने मानव स्वभाव के बारे में कई गहरे रहस्य देखे हैं। हत्या, धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा। मैंने इन सब की जांच की है। मैंने सोचा था कि रिटायरमेंट का मतलब शांति होगा। मेरी दिवंगत पत्नी मार्गरेट के बाग में शांत सुबह, शायद झील पर मछली पकड़ना। मार्गरेट 2 साल पहले कैंसर से गुजर गई। उसने कड़ी लड़ाई की, लेकिन अंत में उसे यह ले गया। उसके बाद मेरी बेटी एमिली मेरे लिए सब कुछ बन गई। वह हमारी एकमात्र संतान थी, दिल्ली के एक अस्पताल में नर्स, चतुर, देखभाल करने वाली अपनी मां की दयालु आंखों के साथ। जब उसने 5 साल पहले ब्रैंडन से शादी की, तो मैंने अपनी चिंताओं को अपने तक सीमित रखा। वह रियल एस्टेट डेवलपर था, हमेशा अपने अगले बड़े सौदे के बारे में बात करता रहता था, हमेशा पैसे खर्च करता रहता था जो उसके पास नहीं थे। लेकिन एमिली उसे पसंद करती थी और मैंने अपनी चिंताएं अपने पास रखी। यही तो पिताओं का काम होता है ना? यह दिसंबर की शुरुआत थी जब एमिली ने फोन किया। मैं अपने घर के पीछे अपने वर्कशॉप में एक बुक शेल्फ बनाने में व्यस्त था। मेरे फोन ने बज किया और उसकी मुस्कान भरी छवि स्क्रीन पर आई। पापा, कैसे हो? अच्छा हूं बिटिया, बस एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। क्या हुआ? ठीक है। ब्रैंडन और मैंने बात की और हमें एहसास हुआ कि तुम मां के जाने के बाद से कुटिया नहीं गए हो। हमने सोचा कि शायद वहां एक वीकेंड बिताना अच्छा होगा, सिर्फ हम तीनों, शहर से दूर, एक साथ कुछ समय बिताने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? कुटिया, जिसे मार्गरेट और मैंने 20 साल पहले डल झील के किनारे बनाया था, हमारे लिए एक पवित्र स्थान था। मैं उसकी मृत्यु के बाद से वहां नहीं गया था। बहुत सारी यादें थीं। मुझे नहीं पता एम, यह सर्दी है, सड़कें खतरनाक हो सकती हैं और कुटिया ठंडे मौसम के लिए तैयार नहीं है। ब्रैंडन ने पहले से ही इस पर विचार किया है। उसने हीट चालू कर दिया है और वह वहां की देखरेख कर रहा है। सब कुछ तैयार है। इसके अलावा यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा पापा। तुम उस घर में बहुत समय से बंद हो, कृपया। उसकी आवाज में कुछ था, शायद थोड़ी डेस्पिरेशन, पर बहुत नहीं। मैंने सोचा कि शायद वह और ब्रैंडन किसी समस्या में है। शायद वह बात करने के लिए तटस्थ जमीन चाहती थी। ठीक है, मैं मान गया। तुम कब सोच रही हो? इस आने वाले वीकेंड हम शुक्रवार की दोपहर को वहां जाएंगे। रविवार तक रहेंगे। मैं मां की प्रसिद्ध मटन बिरयानी बनाऊंगी। यह तय हो गया। मार्गरेट की बिरयानी मेरी पसंदीदा थी। ठीक है बिटिया, मुझे भी शामिल करो। परफेक्ट। ब्रैंडन तुम्हें शुक्रवार को 2 बजे उठाने आएगा। प्यार करता हूं पापा। मैं भी। एम। मैंने फोन रखा, लेकिन कुछ चिंता मुझे परेशान कर रही थी। शायद यह 36 साल की पुलिस की आदत थी, या शायद यह बस दुख था जो मुझे पैरानॉइड बना रहा था। लेकिन ब्रैंडन का कुटिया की देखरेख और हीट चालू करने का प्रस्ताव कुछ अधिक उदार लग रहा था। उसने पहले कभी भी वहां जाने में रुचि नहीं दिखाई थी। हमेशा कहता था कि यह शहर से बहुत दूर है, बहुत पुराने तरीके का है, बहुत उबाऊ है। मैंने उस विचार को किनारे कर दिया। शायद वह एक बेहतर दामाद बनने की कोशिश कर रहा था। शायद वह एमिली के लिए कुछ कर रहा था।
शुक्रवार का दिन ठंडा और धुंधला था। यह थी न मैनिटोबा का दिसंबर का सामान्य मौसम था। मैंने गर्म कपड़े, मेरे उच्च रक्तचाप की दवा और एक किताब जो मैं पढ़ना चाहता था, एक छोटे से बैग में पैक किया। ठीक 2 बजे ब्रैंडन की काली फोर्ड F-150 मेरी ड्राइववे में आई। वह अकेला था। एमिली कहाँ है? मैंने यात्री सीट में बैठते हुए पूछा। योजनाएं बदल गई हैं, ब्रैंडन ने कहा सड़क पर वापस मुड़ते हुए। उसे अस्पताल में इमरजेंसी शिफ्ट के लिए बुलाया गया है। परिधीय हाईवे पर कुछ दुर्घटना हुई है। वह कल सुबह अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद आएगी। क्या हमें उसका इंतजार करना चाहिए? नहीं, उसने इंसिस्टेड किया कि हम आगे बढ़ें। कहा कि वो वीकेंड खराब नहीं करना चाहती। तुम जानते हो, वह हमेशा काम को पहले रखती है। जब उसने यह कहा तो उसकी आवाज में एक खींच थी। हम कुछ देर चुप रहे। ब्रैंडन तनाव में लग रहा था, अक्सर अपने मिरर की जांच कर रहा था, उसका जबड़ा तना हुआ था। मैंने बातचीत करने की कोशिश की। रियल एस्टेट का कारोबार कैसा चल रहा है? बिजी, हमेशा बिजी। कुछ विकास योजनाएं चल रही हैं। अच्छा है। फिर से चुप्पी। असल में मार्कस, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। मुझे लगा कि उसे पैसे की जरूरत है। मैं व्यवसाय का विस्तार कर रहा हूं। मार्कस थॉर्नटन एक नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर बात कर रहा था। यह एक बड़ा निवेश था, लेकिन इसके लाभ काफी अच्छे हो सकते थे। उसने सोचा कि क्या एमिली इस साझेदारी में रुचि रखेगी। तुम्हें अपने रिटायरमेंट फंड का कुछ हिस्सा लगाना चाहिए। यह एक निश्चित लाभ है, उसने अपनी आवाज को तटस्थ रखते हुए कहा। हम किस राशि की बात कर रहे हैं? अच्छा हिस्सा पाने के लिए लगभग 15 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन जैसा मैंने कहा, लाभ 30-40% सालाना हो सकता है। मार्कस ने इससे पहले धोखाधड़ी करने वालों से ऐसे वादे सुने थे। कोई भी वैध निवेश ऐसे लाभ की गारंटी नहीं देता। मुझे इस पर सोचने दो, उसने कहा। ब्रैंडन ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ कस लिया। बिल्कुल, आराम से सोचो, लेकिन मुझे जल्द ही बताना होगा। यह मौका हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वे हाईवे से निकलकर उस कुटिया की ओर बढ़े जहां वे हमेशा दिवाली मनाते थे। पेड़ बर्फ से भारी थे और सूरज ढलने लगा था। आकाश में नारंगी और ग्रे रंग बिखर गए थे। ब्रैंडन तेजी से चला रहा था और ट्रक बर्फ पर फिसलने लगा। आसान चलाओ, मार्कस ने कहा। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसने गति कम नहीं की। जैसे ही वे कुटिया पहुंचे, अंधेरा छा गया। वह पहले से भी छोटी और अधिक एकाकी लग रही थी। नजदीकी पड़ोसी 3 किलोमीटर दूर थे। यहां सेल सेवा भी नहीं थी। उन्होंने सालों पहले आपातकाल के लिए एक लैंडलाइन लगाई थी, लेकिन मार्कस ने नहीं देखा कि वह अभी भी काम कर रही है या नहीं। ब्रैंडन ने अपनी बैग को पीछे की सीट से निकाला। इनको अंदर ले जाऊंगा, तुम आग जलाने का काम शुरू करो। कुटिया ठंडी थी। तुम्हारे कहने के बावजूद हीटर चालू नहीं था। उसने थर्मोस्टेट को बढ़ाया और फिर चूल्हे की ओर बढ़ा। लकड़ी की बिन खाली थी। ब्रैंडन, हमें शेड से लकड़ी लानी होगी। मैं 1 मिनट में करूंगा, मुझे बस अनपैक करने दो। उसने एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मार्कस ने उसे फोन पर बात करते सुना। उसकी आवाज में जल्दी थी। मार्कस ने अपना कोट पहना और लकड़ी लाने बाहर गया। शेड कुटिया के पीछे था और वहां पहुंचने के लिए पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां थीं। सीढ़ियां मौसम से प्रभावित होकर खराब हो गई थीं। मार्गरेट हमेशा कहा करती थी कि उन्हें बदलने की जरूरत है। जब मार्कस ने लकड़ी उठाई और वापस चढ़ने लगा, तो उसने देखा कि ऊपर की दूसरी सीढ़ी आंशिक रूप से कटी हुई थी। कटाव बर्फ की एक पतली परत से छिपा हुआ था। अगर किसी ने उस पर वजन डाला तो यह टूट जाएगी। उसके मन में खून ठंडा हो गया। उसने ध्यान से कटाव की जांच की और बर्फ को हटाया। ताजा आरा चूरा उसके दस्ताने पर चिपका हुआ था। यह हाल ही में किया गया था। उसने सावधानी से टूटे हुए सीढ़ी को पार किया और अंदर गया। ब्रैंडन, सीढ़ियों में समस्या है, उसने कहा। दूसरी सीढ़ी खराब हो गई है। मैं लगभग गिर गया था। हमें सावधान रहना होगा। उसका चेहरा नहीं बदला। अरे हां, यह खतरनाक है। अच्छा है कि तुमने देखा। मैं कल सुबह इसे देखूंगा। उस रात मार्कस ने मुश्किल से सोया। वह उस कमरे में लेटा रहा जो उसने मार्गरेट के साथ साझा किया था, छत को घूरते हुए।
अगली सुबह मार्कस ने देखा कि ब्रैंडन पहले से ही जाग चुका था। कॉफी बन गई है। वह खुश लग रहा था। सुबह मार्कस, अच्छी नींद आई? ठीक ठाक। एमिली कब आएगी? उसका शिफ्ट बड़ा हो गया है। वह शाम को आएगी, ब्रैंडन ने कहा। सोचा कि तुम और मैं कुछ मछली पकड़ने चले जाएं। झील पर बर्फ अच्छी होनी चाहिए। बर्फ पर मछली पकड़ने जाना जब मैं तुम्हें शक करने लगा हूं, मार्कस ने कहा। बस 1 घंटा, तुम अकेले ठीक रहोगे। ब्रैंडन के ट्रक के चले जाने के बाद मार्कस ने काम करना शुरू किया। पहले उसने लैंडलाइन की जांच की, वह मृत थी। दूसरा कदम सही नहीं है, उसने कहा। फिर उसने ब्रैंडन के बैग की जांच की। उसके कपड़ों के नीचे एक फोल्डर मिला। उसके अंदर दस्तावेज थे, वाणिज्यिक संपत्ति के मॉर्गेज के कागजात। दिल्ली में 3 महीने पहले की बात है। राशि 1-2 करोड़ रुपए। इसके पीछे कैसीनो के नकद अग्रिम रसीदें थीं, जिनका कुल लगभग 5 लाख रुपए था। वसूली एजेंसियों के पत्र, एक संपत्ति नीलामी का नोटिस। ब्रैंडन केवल वित्तीय परेशानी में नहीं था, वह डूब रहा था। फोल्डर के नीचे मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मेरा पेट मरोड़ दिया। जीवन बीमा दस्तावेज, मेरे। एक पॉलिसी जिसे मार्गरेट और मैंने 20 साल पहले लिया था, जिसकी राशि 5 लाख रुपए थी। लाभार्थी मार्गरेट थी, लेकिन उसकी मौत के बाद मैंने इसे एमिली के नाम कर दिया था, या ऐसा मैंने सोचा था। इन दस्तावेजों के अनुसार लाभार्थी 6 महीने पहले ब्रैंडन के नाम पर बदल दिया गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने सब कुछ वापस उसी तरह रखा जैसे मैंने पाया था। मुझे और अधिक सबूत चाहिए थे, कुछ ठोस, और मुझे इस बारे में चतुर रहना था। ब्रैंडन डेस्परेट था, और डेस्परेट लोग खतरनाक होते हैं। मैं बाहर गया और दिन की रोशनी में सीढ़ियों की जांच की। अपने फोन का उपयोग करते हुए मैंने कट, लकड़ी की धूल, सब कुछ की तस्वीरें लीं। फिर मैंने संपत्ति के चारों ओर देखा। लकड़ी के शेड का दरवाजा ताजा प्राइमर से भरा हुआ था। ब्रैंडन का 100 लेने के लिए अंदर घुसा था। वह एक हादसा नहीं, बल्कि हत्या की योजना बना रहा था। जब ब्रैंडन लौटे, मैं आग के पास बैठा था, किताब और गोद में। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। हे मार्कस, हमें जो चाहिए था वो सब मिल गया। अब मछली पकड़ने के बारे में क्या? असल में मैं तुम्हारे निवेश के मौके के बारे में सोच रहा था। इसके बारे में और बताओ। उसका चेहरा रोशन हो गया। अगले 1 घंटे तक उसने मुझे अपने विकास परियोजना का प्रस्ताव दिया, अपने फोन पर चमकदार ब्रोशर दिखाते हुए, संभावित लाभ और बाजार की स्थिति के बारे में बात करते हुए। यह सब बकवास था। बेशक मैंने नीलामी के नोटिस देखे थे, कोई विकास परियोजना नहीं थी। उसे सिर्फ अपने जुए के कर्ज चुकाने के लिए पैसे की जरूरत थी। तो तुम्हें क्या लगता है? आखिरकार उसने पूछा। मुझे असली संपत्ति देखनी है, तुम्हारे भागीदारों से मिलना है, वित्तीय विवरण की समीक्षा करनी है। समझे ब्रैंडन, मैं एक सतर्क आदमी हूं। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। इसके लिए समय नहीं है। मैंने कहा था कि यह अवसर लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है। कमरे का तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया। ब्रैंडन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके हाथ उसके पक्ष में मुड़ गए। तुमने कभी मुझे पसंद नहीं किया, है ना मार्कस? कभी नहीं सोचा कि मैं एमिली के लिए अच्छा हूं। यह इस बारे में नहीं है। चुप रहो बूढ़े आदमी, मैं अब बात कर रहा हूं। वह और करीब आया। उसकी आवाज खतरनाक होती जा रही थी। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम सोचते हो कि तुम इतने स्मार्ट हो, अपने पुलिस के किस्सों और अपनी परफेक्ट छोटी जिंदगी के साथ, लेकिन तुम बस एक बेकार आदमी हो जो अपनी पत्नी को कैंसर से भी नहीं बचा सका। गहरी चोट लगी, लेकिन मैंने अपना चेहरा निष्क्रिय रखा। मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए ब्रैंडन। जाना? हम तो कहीं भी नहीं हैं। ये मेरी गाड़ी है। एमिली यहां आने में घंटों लगेगी। उसने मुस्कुराया, और यह सबसे ठंडी मुस्कान थी जो मैंने कभी देखी थी। वैसे हमने निवेश के बारे में बातचीत खत्म नहीं की है। देखो, मुझे सच में उस पैसे की जरूरत है, और एक तरीके से या दूसरे मैं इसे हासिल करने वाला हूं। वह मेरी ओर बढ़ा, और मैंने अपने आप को उसके और आग के बीच में रख लिया। 36 साल की ट्रेनिंग सक्रिय हो गई।
मैं चौसेट का हो सकता था, लेकिन मैंने खुद को फिट रखा था और मुझे अपने आप को संभालना आता था। यह तुम्हारा आखिरी मौका है ब्रैंडन। अभी छोड़ दो और हम कल शांति से बात कर सकते हैं, जब एमिली यहां होगी। एमिली नहीं आ रही, उसने कहा। मैंने उसे बताया नहीं, बताया कि हमें बॉन्डिंग का समय चाहिए, मैं और उसका पुराना आदमी। वह सोचती है कि हम एक अच्छे पिता पुत्र के सप्ताहांत का आनंद ले रहे हैं। तो तुम्हारी योजना क्या है? मुझे मार डालना? इसे एक हादसे की तरह दिखाना? उसने वास्तव में हंसते हुए कहा। तुम्हें मारना? भगवान! मार्कस, तुम सच में बहुत ज्यादा पुलिस शो देख रहे हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारे पास एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा होगा। सीढ़ियां जो तुम पहले ही देख चुके हो, या शायद बर्फ पर गिरना, या हो सकता है कि तुम्हारा दिल बस तनाव के कारण काम करना बंद कर दे जब तुम अपनी दवा से इतने दूर हो। मेरी दवा मेरे बैग में है। क्या? उसने अपनी जेब से एक गोली की बोतल निकाली। मेरी उच्च रक्तचाप की दवा। ओह, शायद गिर गई। ये पुराने कॉटेज खतरनाक हैं, मार्कस। बहुत कुछ गलत हो सकता है। तभी उसने मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने अपने शरीर को एक तरफ किया, अपनी गति का उपयोग करते हुए, और वह कॉफी टेबल से टकरा गया। लेकिन वह युवा, मजबूत और निराशा से भरा हुआ था। वह जल्दी से ठीक हुआ और फिर मुझ पर आया। इस बार उसका मुक्का मेरे पेंट में लगा और मैंने कुछ टूटने की आवाज सुनी। दर्द अंधा कर देने वाला था। मैं गिर गया और वह मुझ पर था। उसके हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर। काली धब्बे मेरी दृष्टि में नाचने लगे। यही था। यही कैसे अंत हुआ? मेरे अपने दामाद द्वारा मारा गया, उस कॉटेज में जिसे मैंने अपनी पत्नी के साथ बनाया था। लेकिन फिर ऑक्सीजन की कमी के धुंध में मुझे कुछ याद आया। मार्गरेट की बंदूक। उसने कॉटेज में एक 28 रिवॉल्वर रखी थी, सुरक्षा के लिए इंसिस्टेड किया था। यह बेडरूम के नाइट स्टैंड की दराज में था। मैंने अपनी कूल्हों को झटका दिया, ब्रैंडन को संतुलन से बाहर किया और अपने घुटने को उसके ग्रोइन में जोर से मारा। वह चिल्लाया और उसने अपनी पकड़ छोड़ दी। मैं दूर लुढ़क गया, सांस लेते हुए, और बेडरूम की ओर स्टंबल्ड किया। वह मेरे पीछे था। मैंने नाइट स्टैंड की दराज को खींचकर खोला। बंदूक वहां थी, भरी हुई, जैसे मार्गरेट ने इसे छोड़ा था। मैंने अपने चारों ओर घूमते ही देखा कि ब्रैंडन मुझ तक पहुंचा और वह रुक गया, नली के अंत को देखता हुआ। हट जाओ, मैंने खांसते हुए कहा। मेरी गला सूख गया था। उसने अपने हाथ उठाए, लेकिन उसकी आंखें चालाकी से भरी हुई थीं। तुम मुझे नहीं मारोगे मार्कस। तुम तो नियमों के अनुसार चलने वाले पुलिस वाले हो। और फिर तुम इसे एमिली को कैसे समझाओगे? आत्मरक्षा। और तुम हैरान रहोगे कि मैं जीने के लिए क्या कर सकता हूं। मैंने मुख्य कमरे की ओर इशारा किया। धीरे धीरे चलो, उसने माना, पीछे की ओर चलते हुए। मैं उसका पीछा करता रहा, बंदूक उसकी ओर तानकर। मेरे पसलियां हर सांस के साथ चिल्ला रही थीं, लेकिन एड्रेनालिन ने मुझे खड़ा रखा। उस कुर्सी पर बैठो, हाथ आर्मरेस्ट पर रखो ताकि मैं उन्हें देख सकूं। जब मैंने बंदूक उसकी तरफ तानी, मैंने जंक ड्रॉयर से इलेक्ट्रिकल टेप निकालकर उसके कलाई को कुर्सी के हाथों से और टखनों को कुर्सी के पैरों से बांध दिया। यह बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन यह थोड़ी देर के लिए उसे रोक सकता था। तुम मुझे यहां नहीं रख सकते, उसने कहा। एमिली मुझे खोजने आएगी। कोई लैंडलाइन नहीं है, याद है, और न ही कोई मोबाइल सिग्नल। एमिली कल से पहले चिंता नहीं करेगी। तब तक भारतीय पुलिस सेवा यहां आ जाएगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने शहर से वापस आने से पहले क्या किया था? मैंने सड़क पर जाकर एमिली को कुछ संदेश भेजने के लिए थोड़ा सिग्नल पाया। अपने पुराने साथी को बताया कि मैं कुछ चिंताओं के बारे में परेशान हूं, कि मुझे मदद चाहिए। मेरा साथी शायद पहले से ही रास्ते में होगा। यह एक धोखा था। मैं सड़क तक नहीं पहुंचा था, लेकिन ब्रैंडन को यह नहीं पता था। तुम कुछ साबित नहीं कर सकते, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। मैंने अपना फोन निकालकर उसे कटे हुए तारे की तस्वीरें दिखाईं। वास्तव में मैं कर सकता हूं। इसके अलावा तुम्हारे बैग में मेरे जीवन बीमा की पॉलिसी दस्तावेज, जाली हस्ताक्षर, लाभार्थी बदलने के बारे में। यह धोखाधड़ी है, ब्रैंडन। और जो हमला मैंने अभी झेला है, उसके साथ मिलाकर हत्या के प्रयास का आरोप भी लगेगा।
उसका चेहरा मुरझा गया। मैंने नहीं चाहा कि यह इतना बढ़ जाए। कर्ज बढ़ता गया और मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ पूंजी मिल जाए तो मैं सब कुछ बदल सकता हूं। मैं एमिली से प्यार करता हूं मार्कस, सचमुच करता हूं, लेकिन मैं बहुत गहरे में फंस गया। तो तुमने मुझे मारने का फैसला किया। मुझे उस बीमा पैसे की जरूरत थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं एमिली का ख्याल रखने वाला था। मैं कसम खाता हूं, जीवन बीमा के साथ तुम्हारा घर, तुम्हारी बचत, यह सब कुछ कवर करने के लिए काफी होता और एमिली के लिए भी कुछ बच जाता। तुमने मेरी बेटी को बचाने के लिए अपने आप को बर्बाद कर दिया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि हम दोनों जानते थे कि यह सच था। मैंने एक कुर्सी पर भारी भरकम बैठ गया। बंदूक अभी भी मेरे हाथ में थी, लेकिन मेरी गोद में आराम कर रही थी। मेरी पसलियां धड़क रही थीं। तुम जानते हो ब्रैंडन, दुख की बात यह है कि अगर तुम बस ईमानदार होते, अगर तुम मेरे पास आते और बताते कि तुम मुश्किल में हो, तो शायद मैं मदद करता। जुए के कर्ज में नहीं, लेकिन तुम्हें इलाज दिलाने में, तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजने में। यही परिवार करता है। हम परिवार नहीं हैं, उसने थूका। तुमने हर दिन मुझे यह समझाने की कोशिश की। शायद इसमें कुछ सच्चाई थी। शायद मैं उतना स्वागत करता नहीं था जितना होना चाहिए था, लेकिन यह हत्या के प्रयास को सही नहीं ठहराता। हम चुपचाप बैठे रहे जब सूरज ढलने लगा और तापमान गिरने लगा। मैं लकड़ी लेने के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, न कि ब्रैंडन के बंधा होने के बावजूद, लेकिन संभावित रूप से खुद को मुक्त करने की क्षमता थी। तो हम बढ़ती ठंड में इंतजार करते रहे। रात के लगभग 9 बजे खिड़कियों के माध्यम से हेडलाइट्स चमकीं। एक गाड़ी बाहर रुकी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मेरा धोखा काम कर गया? क्या यह भारतीय पुलिस सेवा थी? दरवाजा खुला और एमिली अंदर आई। उसने तुरंत दृश्य का मुआयना किया। मैं ब्रूज्ड और ब्लीडिंग, बंदूक थामे हुए। ब्रैंडन कुर्सी से बंधा हुआ, उसका चेहरा सफेद हो गया। डैड, क्या हुआ? तुमने क्या किया? मैंने कहा, जो मैंने किया। वह नहीं, प्यारी, जो उसने किया। मैंने जल्दी से सब कुछ समझाया। कटे हुए तारे, जाली बीमा दस्तावेज, हमला। हर खुलासे के साथ मैंने अपनी बेटी के चेहरे को उलझन से आतंक और दुहक में बदलते देखा। जब मैंने खत्म किया, उसने ब्रैंडन की ओर मुड़कर पूछा, क्या यह सच है? वह उसकी आंखों से मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं समझा सकता हूं। क्या यह सच है? मैं निराश था। मैंने गलतियां की, लेकिन मैंने यह सब हमारे लिए किया, हमारे भविष्य के लिए। तुमने मेरे पिता को मारने की कोशिश की। उसकी आवाज टूट गई। ये हमारे लिए कैसे है? उसने अपना फोन निकाला। मैं पुलिस को बुला रही हूं। यहां सिग्नल नहीं है। मैंने उसे याद दिलाया। लैंडलाइन भी कट चुकी है। हमें वहां जाना होगा जहां सेवा है। एमिली ने एक बार फिर ब्रैंडन को देखा और मैंने उसकी दिल टूटने की प्रक्रिया देखी। फिर वह सख्त हुई, एक ऐसी व्यक्ति में बदल गई जिसे मैं पूरी तरह से पहचान नहीं सका। चलो डैड, हम मेरी कार लेंगे। वह यहां रह सकता है और सोच सकता है कि उसने क्या किया। हम उसे छोड़ नहीं सकते। देखो मुझे। हमने ब्रैंडन को कुर्सी पर बंधा छोड़ दिया। 20 मिनट ड्राइव की जब तक कि हमें सेल सेवा नहीं मिली और भारतीय पुलिस सेवा को बुलाया। कांस्टेबल जेम्स राइमर, मेरे पुराने साथी, हमें डिटैचमेंट पर मिले। मैंने अपना बयान दिया, उसे अपने फोन पर सबूत दिखाए, उसे बताया कि ब्रैंडन के बैग में बीमा दस्तावेज कहां मिलेंगे। उन्होंने 3 घंटे बाद झोपड़ी में ब्रैंडन को गिरफ्तार कर लिया। आरोप: हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, हमला, शारीरिक नुकसान पहुंचाना। सबूत स्पष्ट थे, जो मुझे वापस उस दिवाली के खाने की मेज पर लाता है। उस भयानक सप्ताहांत के 3 हफ्ते बाद ब्रैंडन द्वारा दी गई टूटी हुई पसलियां अब भी ठीक हो रही थीं, जिससे सांस लेना कठिन हो गया था। लंबे समय तक सीधे बैठना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन मैंने परिवार का खाना आयोजित करने पर जोर दिया था। एमिली को सब कुछ सहन करने के बाद कुछ सामान्यता की आवश्यकता थी। ब्रैंडन, जाहिर है, जमानत पर था और उसकी सुनवाई का इंतजार कर रहा था। उसके वकील ने जज को यह समझाने में सफल रहा कि वह भागने का खतरा नहीं है। जब तक एमिली उसकी पत्नी थी, तब तक ऐसा कैसे हो सकता था?
उसने उसकी गिरफ्तारी के अगले दिन तलाक के लिए आवेदन किया था, लेकिन ये चीजें भारत में समय लेती हैं। किसी तरह एमिली ने उसे दिवाली के खाने के लिए आने की अनुमति दे दी। उसने कहा, मुझे उसे एक बार और देखना है, परिवार के साथ मिलकर सामना करना है। मैंने इसके खिलाफ बहस की, लेकिन वह मेरी बेटी थी और वह दुखी थी, इसलिए मैंने सहमति दे दी। अब जब मैं अपने खाने की मेज पर बैठा था और मेरी टूटी हुई पसलियां चिल्ला रही थीं, मैंने ब्रैंडन को गलत समझा हुआ शिकार बनते हुए देखा। मेरे छोटे भाई टॉम और उसकी पत्नी लिंडा चुपचाप बैठे थे, यह नहीं जानते हुए कि कैसे प्रतिक्रिया दें। एमिली का चचेरा भाई मार्क लगातार ब्रैंडन पर घूर रहा था। तनाव इतना घना था कि उसे काटा जा सकता था। तो मार्कस, ब्रैंडन ने कहा। उसकी आवाज में नकली खुशमिजाजी थी। अब जब तुम्हारे पास सोचने का समय है, तो तुम समझ गए होगे कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी थी। तुम कब उन आरोपों को वापस लोगे? मतलब हम परिवार हैं, सही? मेरी ओर सभी की नजरें मुड़ गईं। मैंने सावधानी से अपने कांटे को नीचे रखा, जिससे मेरी पसलियों में तेज दर्द हुआ। मैंने ब्रैंडन की आंखों में सीधे देखा। एक गलतफहमी? क्या तुम अब उसे हत्या के प्रयास कह रहे हो? हाँ, डैड, एमिली ने कहा, लेकिन मैंने हाथ उठाया। नहीं, प्यारी, मुझे यह कहने दो। मैंने ब्रैंडन की ओर मुड़कर कहा, तुमने केबिन की सीढ़ियों को काटा मेरी गर्दन तोड़ने के लिए। तुमने लैंडलाइन काट दी ताकि मैं मदद के लिए कॉल न कर सकूं। तुमने मेरे जीवन बीमा के लाभार्थी को बदलने के लिए मेरी दस्तखत की नकल की। और जब इनमें से कोई भी जल्दी काम नहीं आया, तो तुमने मेरे गले को पकड़ लिया और मुझे मारने की कोशिश की। ब्रैंडन का मुखौटा टूट गया। तुम साबित नहीं कर सकते। भारतीय पुलिस सेवा के पास तस्वीरें, दस्तावेज और आरा पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट हैं, और मेरे पास ये है। मैंने सावधानी से अपनी शर्ट उठाई, जिससे मेरी पसलियों और छाती पर बड़े बैंगनी और पीले निशान दिखाई दिए। 3 टूटी हुई पसलियां, गंभीर चोटें, मेरे गले पर निशान। सब कुछ अस्पताल द्वारा उस रात दर्ज किया गया जब तुमने मुझ पर हमला किया। मैंने अपनी शर्ट नीचे की और आगे झुक गया, दर्द को नजरअंदाज करते हुए। तुमने मुझे कोई सबक नहीं सिखाया ब्रैंडन। तुमने साबित नहीं किया कि मैं बूढ़ा और कमजोर हूं। तुमने कुछ और साबित किया। क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज कसी हुई थी। यह कि तुम एक कायर हो, जिसने एक निहत्थे 64 वर्षीय आदमी की हत्या करने की कोशिश की सिर्फ बीमा के पैसे के लिए, और तुम फिर भी असफल रहे। उसके बाद की चुप्पी भयानक थी। एमिली चुपचाप रो रही थी। मार्क ऐसा लग रहा था जैसे वह मेज के पार कूदकर ब्रैंडन को खुद ही मार डालेगा। टॉम ने सिर्फ डिस्गस्ट में सिर हिलाया। ब्रैंडन खड़ा हुआ। उसकी कुर्सी जोर से फर्श पर खिसक गई। मुझे यहां बैठकर यह बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। एमिली, हम जा रहे हैं। नहीं, एमिली ने धीरे से कहा। क्या? उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। नहीं ब्रैंडन, तुम अकेले जा रहे हो। तलाक के कागजात कल भेजे जा रहे हैं। मेरे वकील ने कहा कि आपराधिक आरोपों के साथ मुझे सब कुछ मिलेगा, घर, कार, सब कुछ। तुम जेल जा रहे हो, और जब तुम बाहर आओगे तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, न पत्नी, न परिवार, न भविष्य। एमिली, मेरे पिता के घर से बाहर निकलो। ब्रैंडन ने मेज के चारों ओर देखा, एक साथी की तलाश करते हुए, लेकिन किसी को नहीं पाया। अंततः उसका मुखौटा पूरी तरह से टूट गया। तुम सब इस पर पछताओगे। मैं अपील करूंगा, मैं लड़ूंगा। तुम जेल जाओगे, मैंने शांति से कहा। क्राउन अभियोजक ने मुझे बताया कि तुम कम से कम 10 से 15 साल तक देख रहे हो, और भारतीय जेलों में वे बुजुर्गों को चोट पहुंचाने वाले पुरुषों को सहन नहीं करते। तुम्हारे पास अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए बहुत समय होगा। उसने मुझ पर घृणा से घूरा, फिर बाहर चला गया। हमने उसकी कार की आवाज सुनी, जैसे उसने बर्फीले गाड़ी पार्किंग से तेजी से निकल गया। कुछ समय बाद टॉम ने अपना गिलास उठाया। मार्कस के लिए, जो सब कुछ सहने के बावजूद मजबूत है। डैड, एमिली ने जोड़ा। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है। इसके लिए खेद करने की कोई बात नहीं प्यारी। तुमने गलत आदमी से प्यार किया, ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन तुमने अंत में सही चुनाव किया, और यही मायने रखता है।
हमने चुपचाप खाना खत्म किया और बाद में सभी ने साफ सफाई में मदद की। जब सभी घर चले गए तो एमिली पीछे रह गई। हम आग की जगह बैठे बिना कुछ कहे, बस एक साथ रहते हुए। वह वास्तव में तुम्हें मार डालता, उसने अंततः कहा। यह सवाल नहीं था। हाँ, और तुमने भारतीय पुलिस सेवा में बिताए गए सभी वर्षों में सीखी गई हर चीज का उपयोग करके खुद को जिंदा रखा। हाँ मां, तुम गर्वित होती। उसने मुझे मुस्कुराया, भले ही मेरी पसलियों में दर्द हो रहा था। तुम्हारी मां उसे दरवाजे में घुसते ही गोली मार देती। वह कभी उसे पसंद नहीं करती। यह सुनकर एमिली ने हल्की हंसी उड़ाई, जो मैंने हफ्तों में पहली बार सुनी। हम वहां बैठे रहे जब तक आग कम नहीं हो गई। पिता और बेटी दोनों जीवित बचे। ब्रैंडन का मुकदमा मार्च के लिए निर्धारित है। सबूत स्पष्ट हैं और उसके वकील ने पहले ही एक सौदे की ओर इशारा किया है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं गवाही दूंगा, हालांकि अभियोजक को लगता है कि ऐसा नहीं होगा। भौतिक सबूत कहानी को स्पष्ट रूप से बताता है। मैंने केबिन बेच दी। अब बहुत सारी बुरी यादें अच्छी यादों पर हावी हो गई हैं। पैसे एमिली के लिए एक ट्रस्ट में गए ताकि वह अपने जीवन को फिर से संवार सके। जीवन। मेरी पसलियां धीरे धीरे ठीक हुईं। मेरी उम्र में सब कुछ धीरे ठीक होता है, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं, अभी भी सांस ले रहा हूं, अभी भी खड़ा हूं। ब्रैंडन ने मुझे बुढ़ापे, कमजोरी और अप्रासंगिकता के बारे में एक पाठ पढ़ाने की कोशिश की। इसके बजाय मैंने उसे एक सिखाया। उम्र कमजोरी नहीं है, अनुभव अप्रासंगिक नहीं है, और एक डेस्परेट आदमी जो योजना बनाता है एक सावधान आदमी के मुकाबले नहीं आता है जो 36 साल से अपराधियों को पकड़ रहा है। यही वह पाठ है जो ब्रैंडन ने अंत में सीखा, और उसे अपने सजा के दौरान इसे याद करने का बहुत समय मिलेगा। मेरे लिए मैं फिर से जीना सीख रहा हूं। मैंने एक सामुदायिक केंद्र में बुजुर्गों को आत्मरक्षा सिखाने का काम शुरू किया है। मैं उन्हें कहता हूं, शिकार मत बनो, सतर्क रहो, मजबूत रहो और अपनी प्रवृत्तियों पर विश्वास करो। अगर मेरा अनुभव एक व्यक्ति को भी ऐसी स्थिति से बचने में मदद कर सकता है तो शायद उस भयानक सप्ताहांत से कुछ अच्छा निकला। एमिली भी बेहतर कर रही है। वह थेरेपी में है, धोखे और अपराध बोध से निपट रही है। वह लगातार मुझसे माफी मांगती है, लेकिन मैं उसे वही कहता हूं, उसने यह नहीं किया, ब्रैंडन ने किया। वह भी यहां एक शिकार है। कभी कभी रात में मैं उस पल के बारे में सोचता हूं जब मैं कुटिया के फर्श पर था। ब्रैंडन के हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर, मेरी दृष्टि काली होती जा रही थी। मैं सोचता हूं कि मैं कैसे एक और सूर्योदय को देखने से एकदम चूक गया, एक पोते को गले लगाने से, या एमिली को ठीक होते और अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए देखने से। और फिर मैं मार्गरेट के बारे में सोचता हूं और उसके स्वर को अपने मन में महसूस करता हूं। वही कठोर, व्यावहारिक लहजा जो वह हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करती थी। तुम बच गए मार्कस, अब ड्वेल करना बंद करो और जीना शुरू करो। तो यही मैं कर रहा हूं। एक सावधान सांस के साथ जी रहा हूं, मेरी टूटी पसलियों के साथ हर सांस में यह याद दिलाते हुए कि मैं अभी भी यहां हूं, अभी भी लड़ रहा हूं और किसी को भी मेरी कहानी को खत्म करने की अनुमति नहीं देने वाला। ब्रैंडन ने सोचा कि वह हत्या करके बच जाएगा। इसके बजाय उसे एक संघीय जेल में 10 से 15 साल की सजा मिल रही है, एक आपराधिक रिकॉर्ड जो हमेशा उसके साथ रहेगा, और यह ज्ञान कि उसने एक बूढ़े आदमी को मारने की कोशिश की और पूरी तरह से असफल रहा। यही न्याय है, भारतीय न्याय, धीरे, थरो और बिल्कुल सुनिश्चित। और मेरे लिए मैंने प्रतिशोध से ज्यादा मूल्यवान कुछ पाया। मैंने अपना जीवन, अपनी बेटी और यह संतोष पाया कि अनुभव, प्रशिक्षण और हार न मानने की अडिग इच्छा आज भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि जब आप 64 वर्ष के हों, टूटी पसलियों और टूटे दिल के साथ आप अभी भी जीत सकते हैं। आपको बस इसके बारे में समझदारी से सोचना होगा। दबाव में शांत रहें और कभी भी यह ना समझें कि एक पुराने पुलिस वाले को अपराधियों को पकड़ने के बारे में क्या पता है। ब्रैंडन ने यह पाठ कठिन तरीके से सीखा और उसे इसे याद करने के लिए 15 साल मिलेंगे। और उस टोस्ट के बारे में
जो उसने दिवाली के उत्सव में उस बूढ़े आदमी के बारे में कहा था कि वह अपना पाठ सीखेगा, वह एक बात में सही था। उस सप्ताहांत में कुटिया में किसी ने एक पाठ सीखा। वह मैं नहीं था।